Good morning, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Let us take another topic, modern cell theory. अब मॉडर्न सेल थ्योरी और सेल थ्योरी में क्या फ़र्क है, ये हम आज साथ साथ बात करेंगे। सेल थ्योरी में लास्ट टाइम हमने कहा था कि सेक्लेटिनो सेक्वान ने जब ये थ्योरी दी तो उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये सिंपल चीज़ कही, ध्यान में रखिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो मेन पॉइंट किए, लेकिन दे डिडंट नो हाउ द सेल वाज फॉर्म्ड। सेल बनता कैसे था, ये किसी उन दोनों में से किसी को नहीं पता था, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने भी यही कहा कि डेड सेल्स है। हालांकि लेवनहॉक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी कर दी थी, उसने पहली बार ऑब्जर्व किए थे। सो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, लिविंग सेल किसने देखा, डेड सेल किसने देखा, ये चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रॉबर्ट हुक अगर डेड सेल, अगर सेल की डिस्कवरी आती है सिंपल, तब तो आप सीधा लिखिए हु डिस्कवर्ड सेल, इट इज द रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आता है हु डिस्कवर्ड द डेड सेल्स एंड द लिविंग सेल, तब आपको ये दोनों एमसीक्यूज में अपने आंसर को चेंज करना पड़ेगा। डेड सेल के केस में आपको लेना पड़ेगा द रॉबर्ट हुक, and in the living cells case, who discovered the living cell? It is the Anton von Leeuwenhoek। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम मॉडर्न सेल थ्योरी की तरफ। अब इसमें और सेल थ्योरी में क्या डिफरेंस था, देखिए यहां पर ये जो एक्सटेंशन मिली ना, इसको इसे कहा गया, ये एक्सटेंशन किसने दी, ये देखा जाए तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। कैसे? क्योंकि जब 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू इसने क्या कहा था, मैंने कल भी कहा था, ही गेव ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट थी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उसने कही थी। और यहां पर एक और चीज, स्टेटमेंट क्या थी, इन द लैंग्वेज ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये उसने एक स्टेटमेंट दे दी। अब देखो, जब स्टेटमेंट दी तो यहां एक नया पॉइंट ऐड हो गया। नहीं, नया पॉइंट क्या ऐड हो गया, जो वो दोनों साइंटिस्ट सेल थ्योरी में सेक्लेटिनो सेक्वान नहीं जानते थे। वो पॉइंट क्या ऐड हो गया, पहला पॉइंट यहां क्या ऐड हो गया कि न्यू सेल्स, जो नए सेल्स हैं, वो पुराने सेल्स से बनते हैं बाय द मेथड ऑफ डिवीजन, डिवीजन के थ्रू बनते हैं। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, और इसी वजह से मॉडर्न सेल थ्योरी को क्या किया गया, इट इज नोन एज सेल डॉक्ट्रिन, इसे सेल डॉक्ट्रिन कहा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। सेल डॉक्ट्रिन क्या है, इट इज मॉडर्न सेल थ्योरी। तो यहां तक तो हमें पता लग गया। अब व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ द सेल डॉक्ट्रिन थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी। चलिए, पहला पॉइंट तो वही सेम है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखिए, ये हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। देखिए, दूसरी चीज यहां क्या आती है, दूसरा पॉइंट यहां क्या आ रहा था कि देखिए ऑल लिविंग सेल्स दे हैव, देखिए मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जब हम एकेडमिक्स करते हैं ना, उसमें नोट्स चाहिए। तो यहाँ आपको थोड़े बहुत नोट्स भी मिल जाएंगे और पीडीएफ फाइल्स भी डाउनलोड कर दी जाएंगी। आप जाके मेरे फेसबुक पेज पे या टेलीग्राम लिंक पे जाकर उनको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। कोई चार्ज कुछ नहीं है कि देने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेते रहिए। सो ऑल लिविंग सेल्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। देखिए, या ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनकी, यानी अगर
किसी भी चीज का कोई कंपोजिशन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है या कोई सेल वॉल का स्ट्रक्चर है या उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स पड़े हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, कुछ भी कंपोनेंट है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, वो सबका सेम होगा. सो ऑल सेल्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन. अब सभी सेल्स के पास क्या है? ऑल सेल्स पोजेस प्रोटोप्लाज्म. और प्रोटोप्लाज्म में क्या पड़ा है? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. देखिए अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. इसके पास क्या है? न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस सराउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन. जो थिन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, हम ऐसा लिख देते हैं, थिन मेम्ब्रेन विथ और विदाउट सेल वॉल. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर प्रोटोप्लाज्म है. प्रोटोप्लाज्म है ही लिविंग सेल, और इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन ने उसको घेर रखा है. सेल तभी तो बनता है. अगर इवोल्यूशन पढ़ेंगे हम 12th जब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं 2026 को लेकर ये वीडियो सारे बनाना शुरू कर दिए हैं. मैं अगले साल की बात ही नहीं करूंगा, मैं उससे अगले साल की बात कर रहा हूं. सो अगर जब हम न्यूक्लियस सराउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यू नो अगर प्लांट सेल होगा तो उसके पास सेल वॉल होगी, और अगर प्लांट सेल नहीं होगा तो उसके पास सेल वॉल नहीं होगी. और इसीलिए हम कह रहे हैं विद और विदाउट सेल वॉल. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां चौथा पॉइंट क्या आ जाता है कि हर एक सेल के पास अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ देखें, सो देयर आर सेल ऑर्गेनेलीज अराउंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज है. अब देखिए हर एक सेल जो है, जो पांचवा पॉइंट था, वो ये था कि हर एक सेल की एक इंडिपेंडेंट मैं कहूंगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है. ईच सेल पोजेस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कह देते हैं. इंडिपेंडेंट, मैं इस पॉइंट को पहले ले लेता हूं, उसको बाद में लेते हैं. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. लेकिन अगर बात की जाए सेल ऑर्गेनेलीज की, क्या उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? अगर किसी सेल ऑर्गेनेली को आप सेल के बाहर रख दो तो क्या उसकी एग्जिस्टेंस है? नहीं. बट सेल ऑर्गेनेलीज, ये सेल थ्योरी की बात कर रहा हूं, मॉडर्न सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं. सेल ऑर्गेनेलीज डू नॉट हैव, इनकी अपनी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है अगर सेल के बाहर हो जाए. तो देखिए इंपॉर्टेंट हमने 5 पॉइंट यहां कर लिए. छठा पॉइंट यहां क्या आ जाता है? हर एक के पास दे पोजेस, ईच सेल पोजेस इट्स ओन जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन इट इज पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल. लिख देते हैं, एंड पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल. आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है जेनेटिक इंफॉर्मेशन. बात करेंगे. देखिए मैं कभी भी टॉपिक को मिक्स नहीं करेंगे, हम बिल्कुल जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे, इसी चीज को लेंगे. और अगर किसी चीज का कोई नया वर्ड आता है तो वो तब करेंगे जब उसकी बारी आएगी. सिर्फ हल्का सा आपको वो समझना पड़ेगा. देखिए 7th पॉइंट यहां क्या आ जाता है? देखो 7th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? बताइए जरा. इंडिविजुअल की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? इंडिविजुअल की ग्रोथ डिपेंड करती है उसकी सेल की ग्रोथ के ऊपर. और सेल ग्रोथ कैसे होगी? डिवीजन से. सो रिमेंबर, ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल is due to growth and division of cell. क्यों? सही है भाई, सही है, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल सही है. ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल किस पे डिपेंड करती है? ग्रोथ और डिवीजन ऑफ द सेल पे.
अब आठवां पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, हर एक सेल की क्या होती है, ईच सेल पोजेस इट्स ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो फंक्शंस करता है, हर एक सेल अपने तरीके का, ईच सेल हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन। समझने की बात है, हमने जो 10th तक बायो पढ़ी उसमें क्या पढ़ा है, यही चीजें पढ़ी और वही को हम क्लब कर रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब उसके बाद 9वां पॉइंट क्या आ रहा है कि यहां पर हर एक सेल का अपना पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, पर्टिकुलर लाइफ स्पैन। सो ईच सेल हैज स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। वो लाइफ स्पैन यू नो आरबीसीज 120 डेज का होता है ना, सिंपल सी बात है जो हमें दिमाग में आ रहा है। तो पॉइंट को समझने के लिए हमें एक आधी एग्जांपल हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए, वो होनी ही चाहिए। अंडरस्टूड? सो हैज स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। अब उसके बाद क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, एक लास्ट पॉइंट जो मैं यहां 10th पॉइंट जरूर इंक्लूड करूंगा, वो 10th पॉइंट क्या है कि कई बार कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको कुछ अपनी मैं कहूंगा अपने स्ट्रक्चर में चेंज लानी पड़ती है। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द सेल which brings certain structural changes in the cell। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अब उसको फंक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे सिंपल सी बात कहता हूं, सो देयर आर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ए सेल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। क्या आपके दिमाग में इसको लेकर कोई एग्जांपल आ रही है? इसको लेकर कोई एग्जांपल आ रही है? अपने किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए उसे स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी पड़ती है। मे बी उसको कोई अपना सेल ऑर्बिटल लॉस करना पड़ेगा। जैसे अब फिर से मैं कहूंगा, हमेशा वो एग्जांपल याद रखो वो जो सिंपल है, टिपिकल एग्जांपलों में मत जाओ। सिंपल सी बात है, एरिथ्रोसाइट्स। यंग एज में उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन आने वाले समय में जब उसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है, हेमोग्लोबिन ने ऑक्सी हेमोग्लोबिन को ट्रांसफर करना है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना है, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसफर करना है, उसके लिए उसे किसकी जरूरत है? हेमोग्लोबिन की। अब उसका फंक्शन क्या चेंज हो गया है? उसका फंक्शन अपनी, वो एक सेल्फलेस काम कर रहा है, सेल्फिश नहीं है। वो क्या करता है? अपने न्यूक्लियस का त्याग कर देता है, उसको लॉस हो जाता है। देयर आर स्ट्रक्चरल चेंजेस। न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द एरिथ्रोसाइट्स इन द मैच्योर स्टेज। और रीजन क्या है? दे हैव टू ट्रांसफर द रेस्पिरेटरी गैसेस, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, लास्ट फंक्शन और लास्ट पॉइंट ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। तो यहां ये याद रखना है, आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इवन नर्व सेल्स में भी सेंट्रियोल्स नहीं होते क्योंकि उन्होंने बाद में डिवाइड ही नहीं होना, स्पिंडल फॉर्मेशन करनी ही क्या है ना। तो सिंपल सी बात है, जो टिपिकल एग्जांपल हमने जो याद रखनी है या अपने दिमाग में रखने हैं पॉइंट्स, ये 10 पॉइंट्स को लेकर काम करना है। अब देखो, दूसरी चीज ये आ जाती है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी। एक्सेप्शंस क्या है, हमें साथ साथ पता लग गए हैं। चलिए उसको एक दो पॉइंट उसके भी हम साथ में कर लेते हैं। चलिए अब यहां क्या आ रहा है? एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। देखिए, सेल थ्योरी तभी समझ में आती है जब किसी भी चीज का क्रिटिसिज्म होता है तो वो अच्छा होता है। ठीक है, हम वीडियो बनाते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, तो उसमें और मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छी चीजें की जाए। तो इसी तरह से जब सेल थ्योरी होती है तो हर एक, अगर देखा जाए तो उसको
उसको और अच्छा करने के लिए, जैसे रुडोल्फ वर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया तो मॉडर्न सेल थ्योरी बन गई। तो आज हम इन दोनों थ्योरीज को पढ़ते हैं। तो यहाँ एक्सेप्शंस क्या थी? देखो, पहली चीज जब इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर they consist of, their body consists of cells, they are made up of cells, living cells। लेकिन अब ऑल ऑर्गेनिज्म कह दिया तो उसमें क्या? पहली चीज वायरसेस। क्या ये यहां सेल थ्योरी में अगर आपको लगता है कि इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? देयर इज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये तो डिपेंडेंट होते हैं। क्या ये इस थ्योरी को जो ये एक स्टेटमेंट है, याद रखिए, दे डू नॉट फॉलो रुडोल्फ वर्चो स्टेटमेंट। अब मैं वो स्टेटमेंट तो नहीं लिखूंगा, लेकिन हम पढ़ चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि वो रुडोल्फ वर्चो स्टेटमेंट क्या थी जो अभी हमने पढ़ी। डू कमेंट। तो ये उस थ्योरी को, उस स्टेटमेंट को, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब तक ये किसी मशीनरी के अंदर नहीं जाएंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं, पैरासाइट है, होस्ट है, होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, तब तक ये नहीं होगा। ये उनकी मदद से होगा। सो द वायरसेस डू नॉट फॉलो द सेल थ्योरी। दूसरा पॉइंट यहां क्या आता है? देखो, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो क्या उसमें कोई न्यूक्लियस है? नो न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया तो लिविंग है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज एंड देयर प्रोडक्ट्स। बड़ी सारी चीजें आप कह सकते हैं। तो यहां क्या है? कोई ऐसा रूल नहीं, बैक्टीरिया ऐसा कुछ नहीं करता। उसके पास ना ही न्यूक्लियस है, ना उसके पास कोई सेल ऑर्गेनेलीज है। सो तीसरा पॉइंट, नो सेल ऑर्गेनेलीज इन बैक्टीरिया। तो ये एक्सेप्शंस हैं। सिंपल पॉइंट से याद रखने। चौथी चीज यहां क्या है? सर्टन सेल्स, अभी हमने एक पॉइंट किया था, सर्टन सेल्स लूज देयर सेल ऑर्गेनेलीज। ये भी एक्सेप्शन है। देखिए, कुछ सेल्स जो है अपनी सेल ऑर्गेनेलीज ही लूज कर जाते हैं जब उनको फंक्शन करना पड़ता है। सो वहां हमने कहा कि देयर आर एरिथ्रोसाइट्स है, नर्व सेल्स है, जो सेंट्रियोल्स का लॉस हो जाता है। ये वो सेल्स है जो अपनी सेल ऑर्गेनेलीज का लॉस कर देते हैं फंक्शन करने के लिए। तो ये भी अगर देखा जाए तो सेल ऑर्गेनेलीज का, मॉडर्न सेल थ्योरी का तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी है। क्योंकि हमने कहा था सेल थ्योरी भी यही कहती है कि हर एक सेल जो है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का बना है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, सेल वॉल या सेल वॉल के बिना है। पर उसने ये तो नहीं कहा कि वो अपना ऑर्गेनेली लॉस कर देता है फंक्शन करने के लिए, दे लूज देयर ऑर्गेनेलीज। पांचवा और आखिरी पॉइंट क्या है? देखिए, जैसे राइजोपस फंगस है, वोचेरिया एल्गे है। आप देखो ये क्या कर रहे हैं? क्या इनके अंदर सिंगल सेल होता है? याद करो, कमेंट करना। दे बोथ आर, अगर देखा जाए, सिनोसाइटिक। कहने का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। राइजोपस में तो एसेप्टेड कंडीशन होती है, हम पढ़ेंगे जब बॉटनी पे आएंगे फंगस को लेके डिटेल में। तो यहां देखो, इन चीजों की, जहां पर मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स की कोई बात नहीं की गई सेल थ्योरी में, कि किसी के मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, या कोई सिनोसाइटिक कंडीशन हो सकती है ना, एसेप्टेड या सेप्टेड कंडीशन हो सकती है। सो ये क्या थी? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं फॉर द एमसीक्यूज।
है ना, एमसीक्यू उसके, और मे भी एक एकेडमिक पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स का कि सेल थ्योरी की एक्सेप्शंस दीजिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।